हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ का 26वां स्थापना दिवस आज पतंजलि योग भवन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मौके पर भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। रुड़की में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर होगी कार्रवाई। वाहनों पर नाम लिखने पर ओवर स्पीड और वाहनों के काटे जा रहे हैं चालान। रुद्रप्रयाग में डायलिसिस की 3 यूनिट का हुआ शुभारंभ। सरकारी दरों पर डायलिसिस की मिलेगी सुविधा। सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर की गई मांग। रोड की हालत लगातार हो रही है जर्जर। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का उधम सिंह नगर दौरा। 11 साल के बच्चे की पढ़ाई लिखाई कराने का दिया आश्वासन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ के 26वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पतंजलि योग भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा रामदेव ने कहा कि पंचपुरी हरिद्वार से शून्य से पतंजलि योगपीठ का यात्रा आरंभ हो गई है। आज उसको 26 वर्ष हुए गए हैं और इन 26 वर्षों में योग आयुर्वेद स्वदेशी एक जन आंदोलन बना है और आत्मनिर्भर भारत प्रेरणा पतंजलि बना है। साथ ही कहा कि वोकल फॉर लोकल में पतंजलि का रोल रहा है। अब आयुर्वेद और योग के बाद शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि एक बड़ी क्रांति ला रहा है। 1835 में मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके अध्यात्म पर आधारित हमारी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त किया था। अब इस विदेशी शिक्षा से, विदेशी चिकित्सा से, विदेशी अपसंस्कृति से और एक शब्द में बोले तो ये जो विदेशी उपनिवेशवाद है, इससे भारत को मुक्ति दिला करके, एक आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी से भारत को मुक्ति दिला करके आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी दिलाने की दिशा में और प्रखरता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये 26 वर्ष होने पर हमारा संकल्प है। काशीपुर के गुरुद्वारा के पास एक शावक मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि शावक 1 महीने का है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शावक को पकड़कर अपने साथ ले गई है। आपको बता दें कि अचानक किसान को नदी से लगे खेत में एक तेंदुए का शावक नजर आया, जिसके बाद किसान ने इसकी सूचना तुरंत काशीपुर वन विभाग को दी। इसके बाद काशीपुर रेंजर SK शाही ने अपनी टीम के साथ पहुंचे और शावक को काबू में कर चिकित्सकों को दिखाया गया, जहां मीडिया से बात करते हुए बताया कि शावक को इसकी माता गुलदार के मूवमेंट वाली जगह पर छोड़ा जाएगा और साथ ही इसकी भी नजर रखी जाएगी कि माता गुलदार आबादी वाले क्षेत्र से दूर रहे। तो आपको बता दें कि काशीपुर के गुरुद्वारा के पास एक तेंदुए का शावक मिला था, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया था और दहशत का माहौल लोगों में देखा जा रहा था। इसके बाद शावक बताया जा रहा है कि ये 1 महीने का है। जिसके बाद इस मामले को लेकर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। साथ ही मौके पर पहुंची वन की टीम ने इस शावक को कब्जे में ले लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि अचानक एक किसान को नदी से लगे खेत में ये तेंदुए का शावक मिला था, जिसके बाद इस मामले को लेकर वन की टीम को सूचना दी गई थी। मानपुर में उजाला हॉस्पिटल के पास काश्तकार के खेत में गुलजार का शावक जो लगभग 1 माह का है वो मिला है। उसको अभी
पशु चिकित्सक की परामर्श से उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। उसके बाद हम शाम के टाइम पे कैमरा लगा के उसको उसी स्पॉट पे शाव को छोड़ेंगे और कैमरे की मदद से हम ये देखेंगे कि क्या कहते हैं गुलदार का क्या मूवमेंट है। राजीव गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सागर कुमार ने प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया गया। साथ ही उत्तराखंड की सभी विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं को संगठन से जुड़ते हुए अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से वापसी करेगी। वहीं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को मजबूत करने का प्लान तैयार करते हुए कई विषयों पर चर्चा की गई, जिससे कांग्रेस फिर से सरकार बनाते हुए विकास की गंगा बहा सके और सभी कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ जुट जाने का आह्वान किया गया। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पोखरियाल साहब के नेतृत्व में शिक्षा का एक नया एजेंडा जो आगे के लिए तय किया है, उसमें हर क्षेत्र की शिक्षा को, भाषा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यही सब उद्देश्य सबका होता है। यही उद्देश्य इस उत्तरांचल महासभा का है। पूर्वांचल वहाँ के लोगों ने, हमारे ब्रजेश यादव जी, हमारे संरक्षक पवन चौहान जी ने यहाँ पर एक यादव जी के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें गेट टुगेदर एक सब लोग आके सबने परिचय प्राप्त किया, एक दूसरे को जाना और ये कहा भाई अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग करें, क्योंकि पूर्वांचल की संस्कृति हरदम सद्भाव साधने वाली है। मंगलौर के उत्तम शुगर मिल में उत्तराखंड किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने औचक निरीक्षण किया है, जहां औचक निरीक्षण के दौरान शुगर मिल में और शौचालय सहित पानी की सुविधा को लेकर कई खामियां मिली हैं। वहीं किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने सभी खामियों को दुरुस्त करने के लिए शुगर मिल अधिकारियों को आदेश दिए और क्या कुछ कहा राकेश राजपूत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उधर लिबरेटी के उत्तम शुगर मिल में, जहां पर किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने एक औचक निरीक्षण किया है। राकेश राजपूत जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। आपने एक औचक निरीक्षण उत्तम शुगर मिल का किया है, तो क्या खामियां आपको उत्तम शुगर मिल में मिली हैं? मैंने अभी बताया कि जो व्यवस्थाएं किसानों के लिए एक मिल के अंदर होनी चाहिए, जैसे शौचालय है, पानी है, लाइट है, कैंटीन की व्यवस्था है। कैंटीन हमने पाई कि कैंटीन है और वहाँ पर किसानों के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम मैंने पाया, लेकिन शौचालय की कमी। और मैंने कहा कि मिल प्रबंधक से कि आप तुरंत इस शौचालय का नया निर्माण कराइए और जो निर्माण है उसे स्वच्छ और साफ रखिए। गन्ने को लेकर वो जो भुगतान की अगर बात करें, गन्ने को लेकर किसानों का जो भुगतान है वो समय पर नहीं मिल पाता, किसान कहीं ना कहीं परेशान रहता है। तो किसान आयोग के अध्यक्ष होने के नाते तो आप मिल के अधिकारियों को क्या आदेश देंगे? अभी मुझे लगता है कि हमारे जनपद में 3 शुगर मिल हैं और तीनों शुगर मिलों ने अभी किसानों का इस नए सत्र का पेमेंट किया है। और जैसे कि हमारा लक्सर मिल है, उसने पूरे नवंबर का पेमेंट किया है और उत्तम मिल ने भी 16 दिन का पेमेंट भेजा है। इसी तरह इकबालपुर ने भी नए सत्र का पेमेंट दिया है। किसान आयोग के अध्यक्ष होने के नाते अगर हम आपसे बात करें कि काफ़ी किसान हैं दिल्ली में कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि देखिए, जो किसान वहाँ पे हैं वो भी किसान भाई हैं और जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो भी किसान भाई हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि चंद किसानों की वजह से एक स्टेट के, अगर मैं कहूं कि वहां पर पंजाब के अधिकतम किसान हैं, सारी यूनियन 41 यूनियन में से लेकर, अगर मैं कहूं कि 37-38 यूनियन पंजाब की हैं। खाली वही लोग नहीं हैं किसान इस देश में, पूरे देश भर में बसता है और 70 करोड़ लोग किसान हैं इस देश के अंदर। उनकी भी जो आवाज़ है उसको सुनते हुए, क्योंकि इसके समर्थन में बहुत भारी बहुमत किसानों का है कि वो, और इससे लाभ भी मिल रहा है किसानों को। मैं कहूँ कि MSP रेट जो था इस बार धान का भी किसानों को भारी उसका लाभ मिला है और पूरे देश भर में 70,000 करोड़ रुपए का
धान इस बार खरीदा गया है एमएसपी रेट। और एमएसपी रेट पे कल भी 8वीं वार्ता थी, उसमें कहा भी गया कि हम एमएसपी रेट को लिखित में देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चंद लोग, कुछ ऐसे लोग हैं वामपंथी लोग विचारधारा के, जो इस समझौते को नहीं होना देना चाहते और वो चाहते हैं कि ये देश आगे ना बढ़े, देश को किसी तरह भी हम कितनी क्षति पहुंचा सकते हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का किसान, इस देश का किसान पूरी तरह इस देश के साथ खड़ा है, इस देश की उन्नति के साथ खड़ा है और वो चाहता है कि ये देश आगे बढ़े और उसके साथ किसान अपने पूरे योग के साथ कोविड-19 के समय में भी किसान खेत में खड़ा होकर के अपनी फसलों के देश के लिए अन्न कमाता रहा है और उसने किसी चीज़ की परवाह न करते हुए इस देश की उन्नति में अपना भागीदारी निभाई है। हमारे साथ में किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत थे, जिन्होंने आज उत्तम शुगर मिल बरडी का औचक निरीक्षण किया है। कई खामियां मिल में उन्होंने पाई है, तो मिल के अधिकारी को उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, इस संबंध में हमसे वार्तालाप की है। मेरे सहयोगी नरेंद्र के साथ राहुल सैनी, लोकमंच न्यूज, मंगलौर। राजस्थान के अलग अलग जिलों में 250 से ज्यादा कौओं की मौत और हिमाचल के पौंग बांध में 1000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों के मरने का मामला सामने आने के बाद बर्ड फ्लू को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिसके बाद हिमालयी राज्यों में विशेष रूप से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल के जलाशयों में भी लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। ऐसे में बर्ड फ्लू की आशंका बनी हुई है। वहीं बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने कुमाऊं मंडल में अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की गई है। हिमाचल और कुछ अन्य राज्यों में जो प्रवासी पक्षी और अन्य पक्षी हैं उनके डेथ की सूचना प्राप्त हुई है और जो कारण है उसके डेथ के उसका पता लगाया जा रहा है, परंतु प्राइमरीली उसकी आशंका जो है एवियन इन्फ्लुएंजा की बात कही गई है। तो हमारे जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और उसके अलावा जो हमारे बर्ड्स के सारे लोकेशंस हैं, चूँकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे लगभग 650 प्रजातियाँ बर्ड्स की पाई जाती हैं। तो हमारे सभी सेंसिटिव पॉइंट्स जो है हम उनको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो गाइडलाइंस में जो भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा की सारी व्यवस्था। और ज्यादा जानकारी के लिए रामनगर से हमारे संवाददाता उधम सिंह राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उधम सिंह, एक तरफ कोरोना से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ ये बर्ड फ्लू दस्तक दे रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? मैडम, जैसे ये राजस्थान के अलग अलग जिलों में 250 कौवे की मौत और हिमाचल में पौंग बांध में 1000 से ज्यादा जो है प्रवासी पक्षियों के मरने का मामला अभी सामने आया है। तो इसको चलते जो है कॉर्बेट प्रशासन भी हाई अलर्ट हो गया है, जिससे जो है बीमारी बढ़ने का खतरा था। कॉर्बेट में जैसे रामगंगा जलाशय में दुबाड़िया डाम में आते हैं जैसे प्रवासी पक्षी, कोसी जलाशय के आसपास जलाशयों में साइबेरियन पक्षी 7 समुद्र पार से यहाँ पहुँचते हैं, जिनको देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। जी उधम, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर? मैम, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो निदेशक है राहुल ने बताया है कि जैसे हिमाचल व अन्य राज्यों से जो पक्षियों की मौत के कारणों का जैसे पता लगाया जा रहा है, जिनको लेकर जो है पक्षियों की जांच जैसे की जा रही है, यहाँ पे आ रहे हैं। और भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर जो विभिन्न जलाशयों में प्रवासी पक्षियों पर विशेष नजर रखने को कहा है। उन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पे प्रवासी पक्षी जो पहुंचते हैं उन पर विशेष जो है नजर रखी जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 650 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए जहाँ जहाँ जो पक्षियों के स्थान है वहाँ विभागों को टीम को जो है प्रवासी पक्षियों का मूवमेंट पर नजर रखने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार के साथ कई बार किसानों की वार्ता भी हो चुकी है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि मैं जन्म से कृषक पुत्र हूं, कर्म और स्वभाव से कृषि परंपरा और ऋषि परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं सरकार उनकी पुकार सुने। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी किसानों के विरोधी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं किसानों की आय को दुगना करना चाहता हूं, उनको न्याय देना चाहता हूं। मुझे प्रधानमंत्री जी की नियत और नीति किसी भी प्रकार से किसान विरोधी नहीं दिखती है।
कि जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है तो हमारे किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो बात है कि तीनों के तीनों बिल ही वापस होने चाहिए, इसकी बजाय कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जिससे सरकार ने जो कानून बनाए हैं किसानों को स्वाधीनता देने के लिए, आज़ादी देने के लिए, कि वो अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकें और वो संगठित होकर के यदि अपने औद्योगिक विकास की इस दौर में अपने भी कृषि उत्पादों का पूरा मूल्य पा सकें और फूड प्रोसेसिंग और तमाम तरह की दूसरी चीज़ों से वो लाभान्वित हो सकें। लालकुआं में समाज को संगठित करने के लिए पूर्वांचल समाज के नेताओं ने एक बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही विधानसभा स्तर पर आगामी दिनों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा जल्द ही तैयार कर ली जाएगी। बैठक में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान और किच्छा के वरिष्ठ नेता सजीव सिंह सहित पूर्वांचल महासभा के अध्यक्ष ब्रिजेश यादव भी मौजूद रहे थे। वहीं पूर्वांचल महासभा के लोगों ने कहा कि प्रदेश में पूर्वांचल समाज अलग थलग पड़ा हुआ है, ऐसे में समाज के उत्थान के लिए शीघ्र ही विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड में 2022 मिशन 2022 में हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है। जिस तरीके से कांग्रेस का हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी वो बड़े लीडर जिस तरीके से मैदान में हैं, हम आशा करते हैं और हमारी जिस तरीके से रणनीति तैयार हो रही है, हम अपने अपने 13 जिलों के अंदर और 13 विधानसभाओं में 13 जिलों की विधानसभाओं में हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे और उसको जीत हासिल करने में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जी जान मेहनत करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूरे उत्तराखंड में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, जिसमें अवैध रूप से वाहनों पर नाम की पट्टी लगाने और ओवर स्पीड से वाहन चलाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने बताया कि उनकी टीम ने रुड़की में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया है और साथ ही अवैध रूप से वाहनों पर नाम लिखने वालों के 107 चालान काटे हैं और ओवर स्पीड वाहनों के 98 चालान काटे गए। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब 3 तारीख से बुलेट जो कि फायरिंग जैसी आवाज निकालती है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओवर स्पीडिंग के खिलाफ जो है अभियान चलाया गया था, जिसमें हमारे द्वारा 107 नंबर प्लेट उतारे गए। जो नेम प्लेट जो वाहनों पे अपनी नाम पट्टिका लगा रही थी, उनके 107 चालान किए गए, उनके नंबर प्लेट उतारी गई और 98 वाहनों के तेज गति से वाहन चलाने पर चालान किया गया है। तो एक नया अभियान चल रहा है, जो बुलेट रेट्रो साइलेंसर जो इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ 15 दिन का अभियान चलाया जाएगा और जो मल्टी टोन हॉर्न है उनके विरुद्ध और ट्रिपल राइडिंग के विरुद्ध ये विशेष अभियान 15 दिन का चलाया जाएगा और इसकी जो भी प्रगति होगी आपको अवगत कराया जाएगा उस संबंध में। उधर रुद्रप्रयाग और चमोली के मरीजों को बड़ी खुशखबरी मिली है। आपको बता दें कि मरीजों को डायलिसिस के लिए प्राइवेट अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते थे। अब इन दोनों जिलों के मरीजों को डायलिसिस के लिए प्राइवेट अस्पताल और अन्य अस्पतालों के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में आज डायलिसिस की 3 यूनिटों का शुभारंभ किया गया है। इससे मरीजों को अपने नजदीक के अस्पताल में सरकारी दरों पर डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 3 व्यक्तियों का डायलिसिस किया जा सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल को बीते साल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की CSR मद ने ये 3 डायलिसिस मशीनें दी गई थी, लेकिन भवन नहीं मिलने और कोरोना काल के कारण इनका शुभारंभ नहीं हो पाया था। हमारे जिला अस्पताल में 3 डायलिसिस की मशीनें उपलब्ध हो चुकी हैं और हमारी जो मेडिकल टीम है उन्होंने पूरा ट्रेनिंग प्राप्त करके मैं उनको बहुत बहुत सराहना भी करना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने रुद्रप्रयाग जैसे दूरस्थ क्षेत्र में भी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। तो डायलिसिस काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट नीड रहती है लोगों की जो किडनी के बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, सबको यहाँ पे अब लाभ पूरे समय मिलता रहेगा।
काफ़ी लंबे समय से हम इसकी प्रतीक्षा में थे। दरअसल में ये मशीनें हमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से CSR मद में प्राप्त हुई थी, लेकिन कोविड के चलते इनको स्थान की कमी होने के कारण इनको शुरू नहीं कर पा रहे थे। और अब जबकि यहाँ पे आयुष विभाग का अपना भवन बन करके तैयार है, उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, तो वहाँ पे इन मशीनों को आज विधिवत शुरू कर दिया गया है। सितारगंज के उपजिलाधिकारी कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए सिडकुल मार्ग के चौड़ीकरण करने और खनन वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिडकुल सिसौना सितारगंज को जोड़ने वाला मार्ग है, लेकिन इस रोड पर लगभग आधा दर्जन स्टोन क्रैशर हैं, जिसके चलते इस रोड पर भारी खनन वाहन निकलते हैं, जिससे कि रोड की हालत जर्जर हो गई है और रोड पर रोज ही सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, जिससे कि अब क्षेत्र के लोग परेशान हैं। इसका आप देख रहे हैं बहुत क्षतिग्रस्त रूप में यहाँ पे बनी हुई है, जिसका बार बार विधायक जी हमारे कहते हैं कि बार बार का निर्माण कार्य इस पे होता है, करवाते भी हैं, ऊपर से डंटर पंटर करवाते हैं। पिछले वर्ष कोई इस पे एक छोटे से बच्चे की मृत्यु भी हो गई, आज भी उसका कष्ट हाल में है, बहुत बुरी स्थिति में है। आम आदमी का उससे गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पहुँचे हैं। अपने सितारगंज से सिडकुल होते हुए हल्द्वानी को जो मार्ग है, मेन रोड है, इसमें इतने गड्ढे हैं, इतनी रोड खराब हो चुकी है कि आइंदा कोई ना कोई घटना होती रहती है। तो ये भाजपा सरकारों कतई शुद्ध नहीं है। कांग्रेस के समय में यहाँ उद्योग लगाए गए, सड़कें बनाई गई, जो बाढ़ की स्थिति थी उसको भी नदी में जो भी अपने पिचिंग लगानी थी उस टाइम कांग्रेस सरकार ने लगाई थी। आज भाजपा सरकार इस रोड को भी नहीं बना पा रही है। ऐसी निकम्मी सरकार है, ये बिल्कुल इनको कोई मतलब नहीं है दीन दुनिया। गदरपुर के विधायक और प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इन दिनों अपने गदरपुर क्षेत्र के भ्रमण के दौरे पर हैं, जिसके चलते शिक्षा मंत्री ने 11 वर्षीय राजीव और उनके छोटे भाई बहन की पढ़ने लिखने और भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अपने क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान 11 साल के छोटे से बच्चे राजीव से मिले और उसकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 11 वर्षीय राजीव और उसके छोटे भाई बहन को स्कूल में पढ़ने और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी दी। उसे मिलने आया, उसे नमस्ते की। मैं कहा बेटा स्कूल आप जाते हो? बोला नहीं अंकल मैं स्कूल नहीं जाता। मैंने कहा बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? बोला अंकल स्कूल मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है। मैं कहा तुम क्यों पढ़ाओगे? तो बोला कि अंकल जी मेरे पिताजी नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं और हमारी माँ हमको बहुत छोटे पैसे छोड़ के चली गई। तो मैंने कहा आप स्कूल जाते हो? बोला नहीं। मैं खाते क्या हो? बोला मैं किसी होटल में बर्तन मांजता हूँ। ऐसी घटना घटी जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो मैंने कोशिश की इस बच्ची की और इसके जो छोटे भाई बहन हैं उनको पढ़ाने लिखाने और उनको पालने का। इसी के साथ फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।